हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की साइंस का नेक्स्ट पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। हम जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्था में रह सकता है: सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में बर्फ, द्रवित अवस्था में जल और गैसीय अवस्था में जल वाष्प। What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state taking place? We need answer to this question, isn't it? हमें सोचना चाहिए कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, या अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। We will do on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. जब हम किसी ठोस में तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों की जो गति, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है वह भी बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जो पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ के कण होते हैं वे आपस में कंपन करने लग जाते हैं, बहुत तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो ऊर्जा के बीच जो आकर्षण बल को होता है वह पार कर लेती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जो पार्टिकल इन पदार्थ के कण होते हैं वे अपनी जो निश्चित जो अवस्था होती है, स्थिति होती है, उसको छोड़ देते हैं और आगे गति करना और स्वतंत्र रूप से गति करना शुरू कर देते हैं। स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वह ठोस पदार्थ जो है द्रवित अवस्था में बदल जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और वह कोई भी तापमान बढ़ाने पर एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है वह उसे उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो किसी भी ठोस का गलनांक होता है वह उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की शक्ति को बताता है कि उनके कणों के बीच में कितना आकर्षण बल है, कितनी शक्ति है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। यानी कि जो जल का जो बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जो प्रोसेस होती है गलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तापमान जो होता है वह समान रहता है और साथ ही साथ उसे हम गलनांक कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same, so there was the heat energy go। तब उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह कहाँ जाती है? जब एक किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में जो तापमान समान रहता है, ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा जो हम टेम्परेचर उसको देते हैं वह कहाँ जाता है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। हम जानते हैं जब कोई एक ठोस जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो वहां की जो हीट एनर्जी होती है वह कहाँ जाती है? तो वह उस पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। This happen even through we continue heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। और यह अवस्था इस वजह से आती है, अवस्था बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो फोर्स यानी कि बल जो लगाया जाता है, अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण बल जो लगाया जाता है वह पदार्थ के कणों के बीच लगाया जाता है। As the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature। जो हीट एनर्जी होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है बर्फ के द्वारा, विदाउट शोइंग एनी राइज, बिना किसी टेम्परेचर में चढ़ाव को देखते हुए। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट।
और यह ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह छुपी हुई ऊष्मीय ऊर्जा है जो कि बीकर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और इसे हम सुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, जो लेटेंट गुप्त का मतलब होता है हिडन यानी कि छुपी हुई ऊष्मीय ऊर्जा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम का कोई सॉलिड है, अगर इसको लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में बदला जाएगा तो वातावरण का जो प्रेशर दबाव के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होगा ये इसका लेटेंट हीट जाना जाएगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा जिसे हम कहेंगे। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसलिए जो वाटर के जो पार्टिकल्स जो कण होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंपेयर होगी अगर तुलना करें अगर हम बर्फ के टुकड़ों से। When we supply heat energy to water, जब हम पानी को उसमें ऊर्जा देते हैं तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, तब उसके जो कण होते हैं वे तेजी से घूमना या भागना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तब एक अवस्था ऐसी आती है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है तब पदार्थ के कण आपस में जो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं वह उस बल को छोड़ देते हैं। Aid from the forces of attraction of each other at this temperature, the liquid start changing into gas। तब उस पॉइंट पर जो लिक्विड जो द्रव अवस्था होती है वह गैसीय अवस्था में बदल जाती है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी एक लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाता है वायुमंडलीय दाब पर, तब उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज द वेपर स्टेट। तब जो पार्टिकल्स होते हैं वह द्रवित अवस्था के उसमें पर्याप्त एनर्जी होती है उसको वाष्प अवस्था में बदलने हेतु। फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से दैट सॉलिड स्टेट वी कैन हीट, then it is converted into liquid state, and then again if we do heat then it is changes in gaseous state, and if we cool down the gaseous state then it would convert into liquid state, and then if we again cool to liquid state then it will गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। यानी कि अगर हम लोग इनको शॉर्ट में समझें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक अवस्था या ठोस अवस्था है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगी। द्रव अवस्था को गर्म करेंगे या हीट देंगे, ऊर्जा देंगे तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। गैसीय अवस्था को गर्म करने पर ठंडा करने पर वह द्रवित अवस्था में बदल जाएगी, और द्रव अवस्था को अगर हम लोग फिर से ठंडा करेंगे तो वह फिर से ठोस अवस्था में बदल जाएगी। यही पदार्थ के तीनों कणों या तीनों अवस्थाओं के बीच की प्रक्रिया है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आई मीन वाष्पीकरण। इवेपोरेशन को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना है, दाब बदलना आवश्यक है? कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोथ ड्राई अप, व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जांपल। तब हम जब किसी गीले कपड़ों को जब सुखाते हैं, बाहर रख देते हैं तो वो कुछ ही समय में सूख जाते हैं, और जब हम पानी को बिना ढका हुआ रख देते हैं तो पानी उड़ जाता है। तब इन दोनों कंडीशन में पानी के साथ क्या होता है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण जो है वे हमेशा गति अवस्था में रहते हैं और वे कभी भी आराम नहीं करते हैं, या उनमें बिना कोई गति हुए ऐसा कोई समय निकला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कभी भी किसी भी गैस के कोई भी दिए गए तापमान पर कोई भी गैस लिक्विड और सॉलिड, चाहे वो लिक्विड रूप में हो या सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उन सभी में कुछ कुछ मात्रा में गतिज ऊर्जा रहती है। इन दिस केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जब द्रव अवस्था में अगर हम लोग देखें तो जो कण होते हैं उनके कणों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे को कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। It is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomena of change the liquid into vapors at temperature below its boiling point is called evaporation. जब कोई भी
द्रवों में क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण की जो दर है वह बढ़ जाती है। कैसे? फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ जाएगा एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, हम जानते हैं कि अगर हम सतह के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो वाष्पीकरण की दर होती है वह बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स ऑन ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम उन्हें फैलाकर सुखाते हैं ताकि जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उनमें वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। एंड इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो उनके वाष्पीकरण की दर भी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी और इस वजह से उनमें वाष्पीकरण जो है वेपर स्टेट यानी गैसीय अवस्था में या जल वाष्प अवस्था में बदलना उनको आसान हो जाएगा। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर आर्द्रता जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसके बदलने के कारण भी, वायु की गति में वृद्धि हो जाने के कारण भी आर्द्रता में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। An increase in wind speed, it is a common observation that clothes dry faster on a windy day. जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन हम जानते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. हम जानते हैं कि हवा जब तेज चलती है जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हवा के साथ ही बह जाते हैं और इस वजह से डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और इसी वजह से पदार्थ की अवस्था में जलवाष्प के कण होते हैं वे जल्दी से वायुमंडल में फैल जाते हैं और हवा के साथ बहकर उड़ जाते हैं और इस तरीके से कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। 1.5.2 हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, जो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे हमें प्रदान होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to reason the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surrounding cold. हम जानते हैं कि कोई खुला हुआ वेसल यानी कि कोई खुला हुआ बर्तन हो तो उसमें द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, जो ऊर्जा हमने खो दी है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं आप आसपास में अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और अपने इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है यानी कि ठंडा हो जाता है। What happens when you pour some acetone nail polish remove on your palm? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. क्या होता है जब हम एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर लेते हैं तो कुछ ही समय बाद वह हमारे हथेली पे से हट जाता है और साथ ही साथ हमें ठंडा महसूस होता है। तो तब ऐसा होता है कि आपकी हथेली आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पित हो जाती है, इस कारण हमारी हथेली पर ठंडक महसूस होती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because a large latent heat or evaporation of water helps to cool the hot surface. तब तेज धूप वाले गर्म दिन लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? Why should we wear cotton clothes in summer? हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. हम जानते हैं कि गर्मी में जो शारीरिक प्रक्रिया होती है उसके कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से हमें शीतलता मिलती है। जैसा हम जानते हैं हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जो द्रव की जो सतह होती है वह एनर्जी ऊर्जा प्राप्त शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्प में बदल जाती है। तो वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा ऊर्जा जो रहती है यह शरीर ऊष्मी ऊर्जा के बराबर ऊष्मी ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है और जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इसीलिए हमारे शरीर में जो गर्मी होती है वह ठंडा हमें महसूस
होने देती है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। और इसी वजह से जो हमारे शरीर का जो हिस्सा होता है वो हमें ठंडा महसूस होता है, और यही कारण है कि गर्मियों में हम क्योंकि सूती कपड़े पानी को बहुत अच्छी तरीके से सोख लेते हैं, गुड एब्जॉर्बर, अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेने के कारण गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जब हम ग्लास से, किसी ठंडे पानी के ग्लास से भरे हुए या बर्फ से भरे हुए ग्लास के बाहर कुछ पानी की बूंदे देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will soon water droplets on our outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. हम जानते हैं कि जब हम ग्लास किसी बर्तन में हम बर्फीला जल पानी रखते हैं तो जैसे ही हम बाहर देखते हैं तो बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें नजर आने लगती है। तो वायु में जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उससे में उपस्थित जो जल वाष्प है वह ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में बाहर नजर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इट इज द एंड ऑफ लेसन नंबर 1 साइंस क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। देन इफ यू have learned the lesson, then you have to learn the summary of lesson number 1, what you have learned. In this point you can summarize your lesson number 1. So thank you friends, goodbye.